स्वागत है आप सभी का। देख रहे हैं आप उत्तराखंड प्राइम। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुड़की के धनौरी गांव पहुंचे, जहां सीएम ने धनौरी के जवान सोनित कुमार को श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि सड़क हादसे के दौरान सोनित की जान चली गई थी। सीएम ने कहा कि सोनित के परिजनों को राज्य सरकार हर संभव मदद देगी। शहीद जवान के नाम से स्मृति द्वार भी बनाया जाएगा। उनकी जो शहादत हुई है, हम उनको नमन करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान श्री चरणों में उन्हें अपना स्थान दे और उनके पारिवारिक जो बच्चे हैं, छोटे हैं, सभी को, पिताजी हैं, उनके संबंधी हैं, पत्नी हैं, उन सभी को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। और उनकी स्मृति में, उनके इस गांव में हम लोग जो भी एक स्मृति द्वार होता है या अन्य जो भी चीज़ें हों तो सरकार करेगी। यशपाल आर्य की कांग्रेस में वापसी को लेकर हल्द्वानी में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। किसी दूसरी सीट से चुनाव लड़ने की खबरों पर यशपाल आर्य ने कहा कि बाजपुर उनका कर्म क्षेत्र रहा है और वो उसे छोड़कर किसी दूसरी जगह नहीं जा सकते। मैंने अपने को कभी मंत्री नहीं माना, एक सेवादार माना। सेवा करने का जो मेरा जज्बा है, मैंने कहा ना कि मानवता से बड़ा, मानव सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। राजनीति में मैंने यही सीखा है। तो वही बाजपुर मेरी कर्मस्थली है, तो बाजपुर के अलावा जाऊंगा कहाँ? मेरी कहाँ ठौर है? मेरी ठौर कहीं हो सकती है? आपके आने से ये आगाज है, अभी कुछ और लोग आने वाले हैं। देखिए, इंतजार करिए। अब मैं अभी कोई ढोल नहीं पीटना। यशपाल आर्य के भाजपा को छोड़ने के बाद अब धामी मंत्रिमंडल में एक मंत्री की जगह खाली हो गई है। पार्टी से दलित चेहरा गया है और इसीलिए उसकी जगह किसी दलित चेहरे को ही मंत्री बनाए जाने की तैयारी हो रही है। इस समय 3 संभावित नाम हैं जो मंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे हैं। हरिद्वार से ज्वालापुर से विधायक सुरेश राठौर का नाम रेस में आगे है। विधायक खजान दास, विधायक चंदन राम दास का भी नाम दौड़ में शामिल है, मगर कहा यह जा रहा है कि चंदन राम दास का नाम रेस में सबसे आगे चल रहा है। खजान दास, सुरेश राठौर, चंदन रामदास, ये वो 3 संभावित नाम हैं जो कि मंत्री हो सकते हैं। धामी कैबिनेट का नया मंत्री कौन? ये 3 नाम इस वक्त रेस में हैं, जिसमें सुरेश राठौर का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। उत्तराखंड में 2022 का चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में यशपाल आर्य का जाना सियासी मायने से बेहद अहम है। दरअसल उत्तराखंड की राजनीति में दलित वोट काफी अहम है। उत्तराखंड में यशपाल आर्य के कांग्रेस में जाने के बाद अब दलित वोट बैंक को लेकर राजनीति हो रही है। यशपाल आर्य के जरिए कांग्रेस दलित वोट बैंक पर सिंधमारी करने का प्लान तैयार कर रही है, तो वहीं भाजपा भी उत्तराखंड के दलित वोट बैंक पर नजरें गड़ाए बैठी है। गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में 19 से 22 सीटें ऐसी हैं जहां दलित वोट मायने रखता है। कांग्रेस के पास अब तक दलित चेहरे के नाम पर प्रदीप टमटा ही थे, लेकिन अब यशपाल के आने से कांग्रेस दलित वोटों में बड़ी सिंधमारी कर सकती है। आर्य के कांग्रेस में शामिल होने के बाद भाजपा की टेंशन बढ़ गई है, तो कांग्रेस उत्साह में है कि आर्य का कांग्रेस में आना चुनाव में फायदेमंद होगा। उत्तराखंड में दलित आबादी 18.50% के करीब है। प्रदेश के 11 पर्वतीय जिलों में दलित आबादी 10.15 लाख के करीब है, जबकि मैदानी 3 जिले देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में ये आबादी 9 लाख के करीब है। अकेले हरिद्वार में दलित वर्ग 4 लाख से ज्यादा निवास करता है। यही वजह है कि चुनाव से पहले सियासी दलों में दलित वोट बैंक को लेकर राजनीति तेज हो गई है। भाजपा कभी भी दलितों की हितैषी नहीं रही। अगर भाजपा दलितों की हितैषी होती तो माननीय यशपाल आर्य जी भाजपा छोड़कर कांग्रेस में ना आते। एक बात। दूसरी बात यह है कि भाजपा ने कभी दलितों का सम्मान किया? जहाँ तक दलित राजनीति का सवाल है, तो कांग्रेस ने दलितों का हमेशा वोट बैंक के नाते तो उपयोग किया, लेकिन उनके हितों की चिंता कभी नहीं करी। हमने कभी यशपाल आर्य जी को दलितों के लिए आवाज़ उठाते हुए नहीं देखा। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले हुए 3 विधानसभा चुनाव में दलित वोट बैंक पर बसपा ने भी सिंध लगाई। इस बार भी बसपा उत्तराखंड में दलित और मुस्लिम समीकरण पर दांव खेल रही है, तो आम आदमी पार्टी दिल्ली की तर्ज पर मुफ्त घोषणाएं करके अपना सियासी आधार बढ़ाने में जुटी है। ये मानना है केवल घोषणा मात्र से कुछ नहीं होगा। उनको अगर सीएम चेहरा बनाना है तो फिर उनको ऑफिशियली घोषित करना चाहिए। केवल बयानबाजी करने से किसी भी कम्युनिटी को कोई फायदा नहीं होता, किसी भी पार्टी को फायदा नहीं होता। हमारा ये मानना है कि ऑफिशियली पहले वो नाम घोषित करें।
चुनाव से पहले उत्तराखंड में दलित वोट बैंक को लेकर राजनीति हो रही है। राजनीतिक पार्टियां अपने नफा नुकसान के आधार पर आकलन कर रही हैं कि दलित वोट बैंक को किस तरह से लुभाया जाए। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। देवभूमि में एक बार फिर से गुरु और शिष्य के रिश्ते शर्मसार हुए हैं। देहरादून में प्रिंसिपल पर नाबालिग छात्रा के साथ छेड़खानी का आरोप है। पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर थाना प्रेम नगर में पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आए थे, उनके द्वारा बताया गया था कि एक राजकीय प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं जिनसे इनकी जान पहचान थी, इनके द्वारा घर में आकर के उनकी नाबालिग पुत्री के साथ छेड़छाड़ की गई है। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जाए। जागर सम्राट प्रीतम भरतवाड़ा देहरादून में जागर ढोल सागर इंटरनेशनल एकेडमी की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस एकेडमी का शुभारंभ 17 अक्टूबर को सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। दरअसल उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़े हुए जागर, पवाड़े और ढोल सागर से जुड़ी विद्या को सीखने वाले लोगों को यहां पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। एक जागर ढोल सागर इंटरनेशनल एकेडमी बनाई जाए, जिसका शुभारंभ हम 17 तारीख को करेंगे और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उसमें मुख्य अतिथि के रूप में होंगे। कई सारे साहित्यविद और लोक कलाकार होंगे और 105 वर्ष के एक वृद्ध होंगे, 80 साल के एक वृद्ध होंगे, 92 साल के एक वृद्ध होंगे। ऐसे कलाकार होंगे वहाँ, ढोल सागर के ज्ञाता होंगे जिन्होंने हजारों हजार साल से ये तपस्या की है। देहरादून में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक 2 व्हीलर पर बैठकर हाथ में हथौड़ा लिए सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता दिख रहा है। इस वीडियो पर पुलिस ने संज्ञान लिया और उस युवक की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। ये वीडियो देहरादून की राजपुर रोड का है। वायरल वीडियो पर पुलिस ने अब एक्शन लिया है। ये देखिए किस तरह ये शख्स जो है, राजपुर रोड का ये वीडियो बताया जा रहा है, हाथ में हथौड़ा लिए सरकारी संपत्ति को 2 व्हीलर पर बैठकर ये नुकसान पहुंचाता दिख रहा है और जानबूझ करके ऐसा किया जा रहा है। पुलिस ने अब इस पर संज्ञान लिया है। संबंध में जो है हम लोग जांच कर रहे हैं, उसमें पता कर रहे हैं कि ये कौन है, किस प्रकार का जो व्यक्ति है जिसने जो है सरकारी संपत्ति के साथ ये इस तरीके की जो है हरकत कर रहा है, तो इसमें भी जांच चल रही है। आम जनता पर महंगाई की मार लगातार बढ़ती जा रही है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ने के बाद अब सब्जी और फलों के दाम भी आम जनता को रुलाने लगे हैं। फल और सब्जियों के दामों में अचानक बढ़ोतरी से आम आदमी परेशान है। टमाटर, प्याज भी आम आदमी को रुला रही है। टमाटर के दाम 50 से 60 रुपए प्रति किलो, तो प्याज के दाम भी 40 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। साथ ही बाकी सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं फलों के दाम भी काफी बढ़ गए हैं। डीएम चमोली ने कर्णप्रयाग के अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अस्पताल के वार्ड, लेबर रूम और परिसर का निरीक्षण किया। डीएम ने कहा कि अस्पताल में भीड़भाड़ होने के कारण सफाई ठीक नहीं है, जिसे लेकर प्रबंधन को निर्देश दिए गए कि साफ सफाई पर ध्यान दिया जाए। पिथौरागढ़ में जल संस्थान में आउटसोर्स ठेकेदारी प्रथा में नियुक्त 150 कर्मचारी बीती हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे जल संस्थान के पंप की सप्लाई ठप है। कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से पेयजल व्यवस्था चरमराने लगी है। कल दशहरा है, जिसे लेकर देहरादून में तैयारियां चल रही हैं, मगर इस बार भी कोरोना की वजह से दशहरा का पर्व सीमित संख्या में मनाया जाएगा। इस बार परेड ग्राउंड में भी दशहरे का कार्यक्रम नहीं होगा। उसकी जगह रेस कोर्स बन्नू स्कूल में दशहरा मनाया जाएगा। देश में दशहरे की धूम है और कल दशहरा मनाया जाना है, इसको लेकर पूरी तैयारियां हैं। देहरादून की अगर बात करें तो यहाँ पर भी दशहरा इस बार मनाया जाएगा, लेकिन कुछ अलग तरीके से। पहले मैं आपको दिखा दूं कि दशहरे को लेकर जो तैयारियां की गई हैं उसमें इस बार जिस तरीके से एक लंका बनाई जाएगी और उसके साथ सिर्फ इस बार रावण का जो पुतला है वही दहन होगा, क्योंकि इस बार का जो कार्यक्रम है वो बहुत सीमित रखा गया है, छोटा रखा गया है। वजह यह है कि हमेशा ही जो दशहरे का पावन पर्व है वो देहरादून के परेड ग्राउंड में मनाया जाता था, लेकिन वहाँ पर इस वक्त भी काम जारी है स्मार्ट सिटी का। इस वजह से वहाँ पर इस बार जो है दशहरा नहीं मनाया जाएगा। ये जो ग्राउंड है ये बन्नू स्कूल है, देहरादून के रेस कोर्स में स्थित है और यहाँ पर
जो दशहरे का आयोजन है उसको होना है। तो जो रावण का पुतला है उसकी पूरी तैयारियां हैं, जो कारीगर हैं वो इस बार भी बाहर से आए हैं जो रावण के पुतले को बना रहे हैं, और इसके साथ ही लंका यहाँ पर बनाई जाएगी। लेकिन इस बार अलग इस वजह से होगा क्योंकि कोविड को देखते हुए इस बार भी किसी को कोई इन्विटेशन नहीं दिया गया है, कोई चीफ गेस्ट यहाँ पर नहीं आएंगे, और एक सीमित संख्या में एक छोटे से ग्राउंड में ही पूरे दशहरे के पर्व को मनाया जाना है। हर वर्ष 65 फुट का रावण बनता है, इस बार हम केवल 40 फुट का बना रहे हैं और एक रावण दहन लंका दहन कर रहे हैं। हर वर्ष कुंभकर्ण और मेघनाथ भी साथ में दहन होते हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं कि अगर हम वो कर लेंगे तो हमारा पूर्ण रूप से दशहरा माना जाएगा। इस बार बहुत सीमित इसको रखा गया है, लेकिन जो लोग यहाँ पर पहुँचेंगे उन लोगों को भी बाहर से तभी एंट्री होगी, उनको मास्क पहनना होगा, सैनिटाइजर का उनको इस्तेमाल करना होगा, और जो कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसका पूरा पालन करके ही उनको एंट्री दी जाएगी। अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंतुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। उधर रुद्रपुर में भी दशहरे पर्व की तैयारियां चल रही हैं। गांधी मैदान में रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले लगाए गए हैं। मुरादाबाद से पहुंचे कारीगरों ने इन पुतलों को 3 महीने में बनाकर तैयार किया है। उधर हरिद्वार के लक्सर में भी दशहरे की तैयारियां की गई हैं। लंकापति का पुतला तैयार किया गया है। नवमी के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कन्या पूजन किया। सीएम की कन्या पूजन की 3 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ सीएम धामी कन्या पूजन करते नजर आ रहे हैं तो सीएम ने कन्याओं के पैर धुले। एक तस्वीर में आप देख सकते हैं कि वो कन्याओं को भोजन करा रहे हैं। हरिद्वार में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने नवमी के मौके पर कन्या पूजन किया। इस दौरान स्वामी रामदेव ने कन्याओं के चरण धुले, उन्हें माला पहनाई, साथ ही कन्याओं को दक्षिणा भी दी। उनके लिए ये प्रथम अनुभूति होगी। 70 का संग्राम में आज आपको दिखाएंगे हरिद्वार की लक्सर विधानसभा सीट का गणित। इस सीट से अभी भाजपा के संजय गुप्ता विधायक हैं। संजय गुप्ता वैसे तो 2 टर्म से विधायक हैं, मगर जनता का मूड इस बार क्या बन रहा है, इसी पर करेंगे बात। हरिद्वार की लक्सर विधानसभा सीट पर पिछले 2 टर्म से भाजपा का कब्जा है। इस सीट पर मौजूदा समय में भाजपा के संजय गुप्ता विधायक हैं। 2002 में हुए विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की जीत हुई थी, मगर चैंपियन बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए। 2007 में चैंपियन कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुने गए, मगर 2012 में लक्सर और खानपुर सीट अलग अलग हो गई। ऐसे में कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन खानपुर से चुनाव लड़े, जबकि भाजपा ने इस सीट पर संजय गुप्ता को उतार दिया। संजय गुप्ता सबसे पहले मोदी लहर के चलते 2012 में चुनाव जीते थे। 2017 में भी उन्होंने अपनी जीत को बरकरार रखा। विधायक संजय गुप्ता कह रहे हैं कि उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास के काफी काम कराए हैं। लक्सर में खेल का मैदान विधानसभा क्षेत्र में, और खेल का मैदान राजकीय महाविद्यालय जो कि मेरे क्षेत्र के छात्र छात्राएं उस शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, और शीघ्र ही महाविद्यालय का भी निर्माण होने जा रहा है। और एक रोड जो है हरिद्वार भोगपुर राइस पालावाली तक बांध के गंगा बांध के तौर पर मैंने उसकी मांग की है। मगर इस बार संजय गुप्ता की कुर्सी खतरे में, क्योंकि उनके दोनों टर्म का कार्यकाल बेहद ही निराशाजनक रहा, जिससे इलाके की जनता में विधायक के खिलाफ आक्रोश है। वहीं कांग्रेस भी इस बार पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने जा रही है। एबीपी गंगा के लिए लक्सर से श्याम सिंह की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते हैं कि 2017 के चुनाव में लक्सर विधानसभा सीट पर नतीजे क्या रहे थे। 2017 में भाजपा ने संजय गुप्ता को मैदान में उतारा था। संजय गुप्ता ने कांग्रेस के तस्लीम को शिकस्त दी थी, तो भाजपा की जीत हुई थी। संजय गुप्ता विधायक चुने गए, उन्होंने कांग्रेस के तस्लीम को शिकस्त दी थी। और अब आपको दिखाते हैं कि विधायक संजय गुप्ता का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है। संजय गुप्ता 2 टर्म से विधायक हैं, मगर क्षेत्र की जनता में उनकी पकड़ काफी कमजोर मानी जा रही है। कोरोना काल में भी वो जनता के बीच बेहद कम नजर आए। विधायक ने सड़कों के मामले में
सिर्फ कुछ छोटी मोटी सड़कें ही बनवाई हैं, जबकि उनके विधानसभा क्षेत्र में कितने ही गांव में कच्चे रास्ते या उबड़ खाबड़ सड़कों से लोग चलते हैं। नाराजगी इसको भी लेकर है कि संजय गुप्ता विधानसभा के अंदर क्षेत्र के जनता के मुद्दे भी नहीं उठा पाए। बाणगंगा में अवैध खनन खूब होता है, मगर संजय गुप्ता इस पर भी लगाम नहीं लगा पाए। स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में विधायक के नाम कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। लक्सर विधानसभा से विधायक संजय गुप्ता दावा कर रहे हैं कि उन्होंने अपने क्षेत्र में विकास के काफी काम करवाए हैं, मगर विपक्ष के नेता क्या कह रहे हैं इन दावों को लेकर वो भी आपको दिखाते हैं। कला में कन्या स्कूल है, उसको उच्चीकृत करके कन्या इंटर कॉलेज बनाने की मांग की है। और मोहम्मदपुर बुजुर्ग और सीजड़ू गांव में वहाँ भी स्कूलों का उच्चीकरण करने की मांग की है। बाणगंगा से परे का जो इलाका है, इसमें कोई डिग्री कॉलेज नहीं। डिग्री कॉलेज जाकर हमारा लक्सर या रैसी पड़ता है, जो कम से कम 15 किलोमीटर चारों तरफ दूर पड़ता है। आने जाने में बच्चों को भी बड़ी दिक्कत रहती है। इलाज के लिए कोई सुविधा नहीं है। इसके लिए हमारी ये कोशिश होती है कि कम से कम वहाँ कोई स्वास्थ्य केंद्र बड़ा बना जाता है। अब आपको दिखाते हैं कि लक्सर विधानसभा क्षेत्र की जनता के बड़े मुद्दे क्या हैं। विधानसभा क्षेत्र में पेयजल की समस्या है। सरकारी टंकियां लगने के बावजूद भी कितनी ही टंकियां खराब पड़ी हैं। अभी भी लोग नल का पानी पीने को मजबूर हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। लक्सर में कोई बड़ा अस्पताल नहीं है। किसी हादसे या गंभीर बीमारी की सूरत में मरीज को रुड़की या जॉली ग्रांट रेफर करना होता है, जिससे कितनी बार मरीज की जान चली जाती है। लक्सर कस्बे में शुगर मिल के वेस्टेज से होने वाली गंदगी और बदबू से लोग परेशान हैं। इसका आज तक समाधान नहीं हुआ। क्षेत्र के किसानों को यूरिया खाद समेत दूसरे रसायनों की उपलब्धता की भी किल्लत रहती है। विधायक इस पर कुछ काम नहीं करते। इलाके के कई गांव आज भी टूटी फूटी सड़कों के सहारे आवाजाही करते हैं, मगर विधायक ने इस ओर सुध नहीं ली। कोरोना काल के वक्त भी विधायक लोगों के बीच मौजूद नहीं रह पाए। अब आपको दिखाते हैं कि लक्सर विधानसभा क्षेत्र की जनता विधायक को कितने नंबर देती है। लक्सर विधायक ने अपना और अपने परिवार का विकास किया है, अपने रिश्तेदारों का विकास किया है। हमारे लक्सर विधानसभा की अगर ड्रोन कैमरे से आप निगरानी कराएं तो कहीं पर भी इक्का दुक्का 2 मीटर 4 मीटर 6 मीटर की सड़कों को छोड़कर कोई उल्लेखनीय विकास ये विधायक नहीं करा पाया है। सर्वाधिक विकास अगर किया है तो संजय गुप्ता जी विधायक ने किया है। और नगर लक्सर में भी लगभग मैं मानता हूँ 200 से ज़्यादा सड़कें छोटी बड़ी मिलाकर उन्होंने बनवाई है।